Hello teacher students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed first year language across the curriculum पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मौखिक भाषा के तत्व। इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा का अर्थ अर्थात मौखिक भाषा क्या है। सामान्यतः सभी जानते हैं कि मौखिक भाषा क्या है, लेकिन फिर भी बताना उचित रहता है। मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य वही है जैसा कि भाषा का अर्थ निकलता है कि अपने भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मनुष्य जिस भाषा रूपी तत्व का प्रयोग करता है वही एक तरह से मौखिक भाषा होती है। क्योंकि भाषा के कई भाग हैं, जैसे भेद हैं या फिर मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, लेकिन यहाँ बात मौखिक भाषा की आती है। इसीलिए इसको संक्षेप रूप में या फिर इसका जो अर्थ है संक्षेप रूप में इसी तरह से व्यक्त किया जा सकता है कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार मौखिक भाषा को परिभाषित किया है। प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू विलियम विंटन अथवा अकॉर्डिंग टू सर विलियम विंटन के डेफिनेशन जो है इस प्रकार से है। सेल्फ एक्सप्रेशन इन द डोमिनेंट नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आत्म प्रकाशन मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि स्वयं का प्रकाशन यानी कि स्वयं को व्यक्त करना, वो मौखिक भाषा के द्वारा शब्दों में व्यक्त करना ही मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसमें पूरी मौखिक भाषा के तत्वों का सार निहित है। दूसरी डेफिनेशन देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू एडमंड फ्रैंक। इन्होंने लिखा है everything you and I do springs from two motives, the gender and desire to be great। अर्थात सब कुछ जो भी तुम या मैं करता हूँ या करती हूँ वह दो प्रेरक शक्तियों के कारण जेंडर की प्रेरणा से और महान बनने की कामना से। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा एक तरह से जो भी हम कार्य कहने की कोशिश करते हैं, कार्य को जो है भाषा में अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, वही मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा के चार भाग अथवा अंग हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है इसमें भाषण, दूसरा है लेखन या लिखित कार्य, और तीसरा पॉइंट है पठन, और चौथा पॉइंट है इसमें साहित्य परिचय। तो यहाँ पर एक बात ये निकल कर आती है कि भाषण से तात्पर्य ये है कि किसी भी टॉपिक पर अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है, अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहता है, वही भाषण होता है। लेकिन अगर किसी के द्वारा लिखित कार्य किसी बोले हुए कार्य का रूप ले रहा है तब भी वह पर बोलना कार्य हो रहा है। पठन यानी कि जब बोलकर पढ़ा जाता है तभी मौखिक रूप से ही पठन कार्य किया जाता है। पठन कार्य वैसे दो तरह से होता है, मौन पठन भी होता है और जो है बोलकर या दृश्य वाचन भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो पठन की क्रिया बोलकर होती है वह मौखिक रूप कहलाती है। इसमें साहित्य परिचय भी आ जाता है। साहित्य का परिचय जब बोलकर कराया जाता है तभी मौखिक के अंतर्गत भी वह आता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज यानी कि मौखिक भाषा का महत्व। मौखिक कार्य का उद्देश्य बालकों में
वह आत्मविश्वास जगाना है जिससे कि वे अपने विचारों को सरलता एवं स्पष्टता पूर्वक व्यक्त कर सकें। मौखिक काव्य से बालकों की झिझक दूर होती है और वे अपना अभिप्राय सरलता से समझ सकते हैं या दूसरों पर व्यक्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मौखिक काव्य से बालकों को प्रभावशाली तथा रोचक ढंग से बातचीत करने का अवसर मिलता है। जिन वस्तुओं अथवा विषयों में बालकों की रुचि हो उसके संबंध में प्रायः बातचीत करते देखे जाते हैं। प्रायः प्रारंभ में हम देखते हैं कि बालक को झिझकते हैं बोलने में, तो उस समय एक अध्यापक का कार्य बनता है या जो कि उसकी अनिवार्य विशेषता है कि बालकों को बोलने के लिए प्रेरित करे। प्रारंभ में उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उनके नेत्र प्रति के अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर उन्हें मिलना चाहिए। इन सबसे बालकों में अपने आप अभिव्यक्ति की स्पष्टता तो आएगी ही, वे भाषा में गति लाने का प्रयास भी करने लगेंगे। मौखिक भाषा या फिर मौखिक काव्य और बोलना सिखाना या सीखना दोनों ही लिखना सीखने के सर्वोत्तम साधन हैं। यदि बालक बातचीत में अपने विचारों को अच्छी तरह व्यक्त कर पाता है तो वह अपनी तरह से या फिर अच्छी प्रकार से प्रभावपूर्ण या प्रभावयुक्त लिख भी सकता है। अभिव्यंजना या आत्माभिव्यंजना का ये प्रारंभिक रूप ही आगे चलकर बालक को कुशल वक्ता बना देता है। किसी जनतंत्रात्मक राष्ट्र को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो अपने विचार बोलकर दूसरों के प्रति स्पष्ट कर सकें। नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अन्य क्षमताओं के साथ ही भाषण शक्ति परम आवश्यक है। फिर यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आप बीएड के प्रशिक्षित शिक्षक हैं और आपको बालकों को लिखित कार्य ही नहीं देना है, बल्कि बहुत कुछ यानी कि 99% आपको बोलकर ही बताना है। प्रारंभ में यद्यपि भाषा की शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता बच्चों में यानी कि जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट क्लास के जो बच्चे होते हैं अधिक नहीं होती, धीरे धीरे उनको सिखाया जाता है कि शुद्ध भाषण करें। परंतु बालकों की झिझक दूर हो जाने पर यदि अध्यापक बालकों की भाषा संबंधी दोषों पर ध्यान देने लगते हैं तो उनकी यानी कि बालकों की शुद्ध और साहित्यिक भाषा बोलने की आदत बनने लगती है। यह अध्यापक के लिए भी सरल हो जाता है, उसे भी उसका कार्य चेक करने में यानी कि उसका एक तरह से निरीक्षण करने में कठिनाइयों का अनुभव नहीं होता और वे बालक कहीं दूसरी जगह जाकर भी हमारे देश में उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। वार्तालाप से भाषा तक पहुंचने के लिए बालक अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु प्रश्नोत्तर, कल्पनाओं को उड़ान देने हेतु कहानी, घटना और अनुभव कथन तथा भाषा को सजीव बनाकर शैलीगत विशेषताओं की जो है परिचय हेतु दृश्य, यात्रा और चित्र वर्णन की सीढ़ियां पार करता है। वाद विवाद, विचार विमर्श तथा व्याख्याओं का आधार लेकर बालक भाषण की उचित योग्यता प्रदान करता है और प्राप्त करता है। छोटे बच्चों का मन, मस्तिष्क एवं शरीर बड़ा कोमल और सरल होता है। उन पर प्रत्येक बात का, वस्तु का अथवा वातावरण का बड़ा शीघ्र और स्थायी प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को इस आयु में उसकी भाषा जो बोलने का तरीका है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके विचारों को समझना चाहिए। पाठशाला में जितना प्रभाव उस पर अध्यापक का पड़ता है उतना अन्य व्यक्तियों का नहीं पड़ता, क्योंकि आपने कहते हुए सुना होगा जब छोटे बालक घर में गृह कार्य लेकर जाते हैं तब उनके माता पिता द्वारा ठीक से समझाए जाने पर भी वे अपने अध्यापक की बात पर अड़ जाते हैं कि हमारे टीचर ने हमें यही बताया है। अनुकरण प्रवृत्ति उनकी बड़ी तीव्र होती है। अतः अध्यापक को अपने कार्य में तभी सफल माना जा सकता है जबकि उसका व्यवहार बच्चों के प्रति स्नेह, सहानुभूति तथा वात्सल्य से पूर्ण होने के साथ साथ सही तरीका सिखाने का भी हो। अब हम देखेंगे एडवांटेज बाय सेल्फ एक्सप्रेशन और फॉर चिल्ड्रन। मौखिक काव्य में
संक्षेप में जो मौखिक काव्य है ओरल वर्क है, से संक्षेप में बालकों के जो या बालकों को कुछ लाभ हो सकते हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले पॉइंट में आता है बालक की झिझक दूर हो जाती है। यहाँ पर जब बालक को मौखिक काव्य दिया जाता है, यानी कि अध्यापक बालक को मौखिक काव्य कराता है, उससे कहानी सुनता है, कविता सुनता है या फिर कुछ पढ़ने के लिए अध्यापक कहता है, उस समय बालक बेझिझक होकर पढ़ता है और उसकी जो है झिझक दूर हो जाती है, शर्माना बंद कर देता है। कभी कभी बालक को पढ़ने के लिए कहा जाता है लेकिन वो उठना ही नहीं चाहता, जबकि अच्छी तरह से पढ़ सकता है। तो इस झिझक को दूर करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करे। भाषा विषयक उच्चारण शुद्ध होता है, क्योंकि ये कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सृजन। तो यहाँ पर यह है कि जब बालक बार बार पढ़ता है तो उसका उच्चारण शुद्ध हो जाता है। व्यवहारिक कुशलता प्राप्त होती है, भाषा स्पष्टीकरण की क्षमता बढ़ती है, लिखित भाव प्रकाशन की क्षमता भी बढ़ती है। छात्र कुशल वक्ता बनकर समाज को प्रभावित कर सकते हैं एवं समाज उद्धार के कार्य भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों में क्रमिक रूप से निरंतर बोलते जाने की क्षमता उत्पन्न होती है। अभिव्यक्ति के समय आने वाले शब्दों की विवेचना करके शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। अभिव्यक्ति से छात्रों को बलपूर्ण, उत्साहयुक्त, जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाया जा सकता है। मौखिक रचना कला में निपुण सभी विद्यार्थी लिखित रचना में कुशलता प्राप्त करते हैं, यानी कि जो बालक मौखिक रचना कला में निपुण हो जाते हैं, जैसे कि कविता सुनाना, कहानी बनाकर सुनाना, तो वे लिखित रचना में भी कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं में से अनेक प्रतिभाशाली छात्र साहित्यकार भी बन जाते हैं। अधिकतर जीवन से संबंधित लिखा गया लेख ही जीवन शक्ति से परिपूर्ण होता है। तो आज हमने देखा मौखिक भाषा के तत्व के अंतर्गत मौखिक भाषा का अर्थ, मौखिक भाषा की जो है परिभाषाएं, मौखिक भाषा का महत्व। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।